आओ भाई आओ, ताजे समोसे खाओ। एक बार खाओगे तो बार बार मांगोगे। आओ भाई आओ। बाजार में भीड़ थी, पर किसी ने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया। लगता है आज भी घर खाली हाथ जाना होगा। रामू निराश हो गया और अपने ठेले को लेके घर की ओर निकल पड़ा। रामू को खाली हाथ देखकर उसकी बीवी रीना बोली, क्या बाजार में आज भी समोसे नहीं बिके? नहीं रीना, कोई ग्राहक समोसे खाने आया ही नहीं। लगता है मुझे समोसे बेचने का व्यवसाय बंद करना होगा। आप ऐसा मत बोलिए जी, भगवान जरूर हमारी सुनेगा। रामू सो जाता है। अगली सुबह वो आलू लेने मनोहर के पास जाता है। मनोहर भैया 5 किलो आलू दे दो। भैया पर सुन लो, आलू का दाम आज से बढ़ गया है। 1 किलो आलू 50 रुपए के हो गए हैं। ये सुनकर रामू चौंक गया, मानो उसके पांव तले जमीन खींच चुकी हो। पर आलू के इतने ज्यादा दाम क्यों बढ़ गए हैं? इस साल आलू की फसल कुछ खास नहीं हुई है, इसलिए बाजार में आलू की कटौती हो गई है। जो भी आलू ला रहा है वो ज्यादा रुपए देकर ला रहा है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरा तो काम ही है समोसे बेचना, और उसके लिए आलू तो चाहिए ही। एक काम करो भैया, मुझे सिर्फ 2 किलो आलू दो। रामू आलू लेता है और अपने ठेले पे जाकर समोसे बना के बेचता है। कुछ देर बाद एक ग्राहक आता है। भैया 1 प्लेट समोसे दो, उस पर जरा तीखी चटनी डाल देना। ये लीजिए भैया आपके समोसे। वो ग्राहक समोसे खाता है, पर उसे स्वाद कुछ ठीक नहीं लगता और वो गुस्से में रामू से कहता है, अरे ये क्या बवासीर है? समोसे में कोई स्वाद नहीं, आलू में मसालों का पता नहीं, समोसों को ढंग से पकाया भी है क्या? वो समोसे की प्लेट जमीन पर फेंकता है और बिना पैसे दिया वहाँ से निकल जाता है। ये देखकर रामू उदास हो जाता है और कुछ सोचता है। लगता है मुझे अब समोसे का व्यवसाय बंद ही कर देना चाहिए। वैसे भी कोई ग्राहक कभी खुश होकर यहाँ से नहीं जाता। इतना सोच ही रहा होता है कि तभी उसका बेटा दौड़ते हुए रामू के पास आता है। रामू उसे देखकर पूछता है, क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ क्यों आए हो? वो माँ चक्कर खाकर जमीन पर गिर गई। ये सुनकर रामू दौड़ के अपने घर पहुँचता है। वो रीना को जमीन पर पड़े हुए देख उसे तुरंत अस्पताल लेके जाता है। वहाँ डॉक्टर ने उसका इलाज किया। उसके बाद डॉक्टर ने कहा, रीना का स्वास्थ्य काफी गंभीर है, उसे ब्रेन ट्यूमर है। अगर सही समय पे उसका इलाज नहीं हुआ तो उसकी जान जा सकती है। ये सुनकर तो रामू के होश उड़ गए। तो डॉक्टर बाबू, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? रीना का इलाज शुरू कीजिए। रीना का इलाज करने के लिए 5 लाख लगेंगे। 3 लाख इलाज के पहले और 2 लाख इलाज के बाद। क्या आप पैसों की व्यवस्था कर लोगे? रामू कुछ सोचता है और डॉक्टर से कहता है, आप पैसों की चिंता मत कीजिए डॉक्टर बाबू, आप इलाज की तैयारी शुरू कीजिए। पहले तो रामू ने अपना ठेला बेचा, उसके बाद उसने जमीन बेची, फिर भी उसके पास 3 लाख कम पड़ रहे थे। ये क्या, सिर्फ 2 लाख? अभी भी 3 लाख का बंदोबस्त करना होगा। वो गांव की जमींदार के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। देख रामू, तू भला आदमी है, पर मैं तुझे 3 लाख ऐसे ही नहीं दे सकता। उसके लिए तुझे कुछ गिरवी रखना होगा। एक काम कीजिए जमींदार जी, आप मेरा घर गिरवी रख लीजिए। ये सुनकर जमींदार मन में कुछ षड्यंत्र रचता है और रामू को कहता है, देख रामू, अगर तू मुझे वक्त पर पैसे नहीं दे पाया तो तेरे घर पे कब्जा कर लूंगा। रामू हामी भरता है और वो अस्पताल चला जाता है और डॉक्टर को पैसे दे देता है। डॉक्टर रीना का इलाज शुरू कर देते हैं। रीना का ऑपरेशन कुशल मंगल हो जाता है। रामू खुश हो जाता है। वो रीना को लेके घर आता है। रामू का ठेला तो उसने बेच दिया था, तो अब वो लोगों के खेतों में जाकर मजदूरी किया करता था। कुछ दिनों बाद रीना स्वस्थ हो जाती है। एक दिन, बाहर निकल रामू, बाहर आ। वो सब बाहर आते हैं। जमींदार अपने कुछ आदमियों के साथ वहाँ आया था। क्या हुआ जमींदार, आप यहाँ क्यों आए हो? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? मैं इस घर पर कब्जा करने आया हूँ। ये सुनकर तो रीना और रामू दोनों चौंक गए। पर जमींदार जी, मैं तो आपको ब्याज समय पर दे रहा हूँ, तो अब क्या हुआ? रामू, हमारी बात हुई थी कि तुम पैसे 3 माह में नहीं चुका पाए तो तुम्हें अपना घर मुझे गिरवी देना होगा। नहीं जमींदार जी, आपने तो कहा था कि 3 साल में अगर मैं पैसे नहीं चुका पाया तो आप घर पर कब्जा करेंगे। मूर्ख, ब्याज पहली बार लिया है क्या? इसे ही तो धंधा कहते हैं। ये तो अन्याय है जमींदार जी, आप ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। मैं थाने में जाकर आपकी शिकायत करूंगा। इतना सुनकर जमींदार खूब क्रोधित हो गया और उसके आदमी रामू को जोर जोर से मारने लगे। रीना और चिंटू रोने लगे। हम ये घर छोड़ के चले जाएंगे, पर कृपया इन्हें मत मारो। रुक जाओ रे सब, इस घर पर ताला मारो। आज से ये घर हमारा हुआ। रामू की हालत बहुत खराब हो गई थी। वो गांव में किसी को मुंह दिखने लायक नहीं रहे थे, इसलिए वो गांव छोड़कर चले गए
और दूर एक जंगल में पेड़ के नीचे चले गए। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से आज हमारा ठेला, घर और जमीन सब बिक गया। रीना रोने लगी। तुम चुप हो जाओ मीरा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम फिक्र मत करो, जरूर भगवान ने भी इसमें हमारा कुछ अच्छा ही सोचा होगा। पिताजी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए ले आइए। हाँ बेटा, मैं लाता हूँ कुछ। रीना उन मछलियों को चूल्हे पर पकाती है और वो लोग बड़े चाव से भुनी हुई मछली खाते हैं। रामू 4 डंडे खड़े करके उसके ऊपर एक छज्जा बनाता है जिससे उनके सर पर एक छत मिल जाए। रात हो गई थी, वो लोग सो जाते हैं, लेकिन आफत ने यहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। रात को जोर से बारिश होती है, उनके सर पर से एक और बार छत छिन उठती है। वो पूरी रात पेड़ के नीचे खड़े रहते हैं। अगली सुबह वो लोग उसी पेड़ के नीचे सो जाते हैं। रामू, उठो बेटा। रामू की कानों में आवाज आती है। वो उठता है और देखता है कि पेड़ बोल रहा होता है। ये क्या, एक पेड़ बोल रहा है? क्या ये सच है या मैं सपना देख रहा हूँ? नहीं बेटा रामू, ये सच है और केवल तुम ही मुझे सुन सकते पर हो। एक पेड़ आखिर बोल कैसे सकता है? मैं कोई मामूली पेड़ नहीं हूँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। पर मैं ही क्यों आपको देख सकता हूँ और आपसे बात कर सकता हूँ? रामू, तुम्हारा दिल साफ है और तुम ईमानदार हो, इसलिए तुम मुझे देख सकते हो। मुझे पता है कि जमींदार ने कैसे तुम्हारे साथ षड्यंत्र रचा और तुमसे तुम्हारा घर छीन लिया। मैं तुम्हें घर दे सकता हूँ। आखिर वो कैसे? तुम एक काम करो, तुम जंगल के दाहिने ओर जाओ, वहां तुम्हें बहुत सारे बांस मिलेंगे। तुम उन बांस को लेके आओ, उनकी सहायता से तुम मेरी शाखाओं पे बांस का घर बनाओ। रामू ठीक ऐसा ही करता है। वो जंगले के दाहिने और बहुत सारे बांस मिलते हैं। वो उन बांस को काट के पेड़ के पास लाता है। अब मैं जो मंत्र बोलूं उसे दोहराओ। आलक पालक टिन टिन ढोल, बांस का घर बन जा गोल। आलक पालक टिन टिन ढोल, बांस का घर बन जाए गोल। देखते ही देखते अपने आप बांस का घर बनने लगता है। कुछ ही देर में बांस का घर बन गया। ये देखकर रामू खुश हुआ। रीना और चिंटू भी ये देख के खुश हो गए। अब वो लोग खुशी खुशी बांस घर में रहने लगे। एक दिन मोहन एक गहरे विचार में था। पेड़ ये देखकर रामू से पूछता है, क्या हुआ रामू, तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या तुम इस बांस घर से खुश नहीं हो? ये बात नहीं है पेड़ जी, पर मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ व्यवसाय करूँ, पर इस समय मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कोई काम शुरू करूँ। बस इतनी सी बात। तुम एक काम करो, जंगल के बाएं ओर जाओ, तुम्हें वहां पे ढेर सारे आलू मिलेंगे, तुम वो ले आना। रामू ठीक ऐसा ही करता है। वो आलू लेके आता है। पेड़ कहता है, दोहराओ मंत्र। कढ़ाई गरम तेल उछल जाए, समोसा पहले खुद बन जाए, खाते खाते हो जाए धमाल, बांस का ढाबा बन जाए कमाल। कढ़ाई गरम तेल उछल जाए, समोसा पहले खुद बन जाए, खाते खाते हो जाए धमाल, बांस का ढाबा बन जाए कमाल। मंत्र बोलते ही पहले बांस का एक छोटा सा पर सुंदर ढाबा बन जाता है। उसके बाद समोसे अपने आप बनने लगते हैं। उन समोसे में से बहुत अच्छी खुशबू आती है। रीना और चिंटू समोसे खाते हैं। ये समोसे तो बहुत स्वादिष्ट है। इतने स्वादिष्ट समोसे तो मैंने कभी नहीं खाए। हाँ पापा, समोसे बहुत स्वादिष्ट हैं। वैसे तो उस जंगले में ज्यादा लोग आते नहीं थे, पर कुछ लक्कड़हारे वहाँ से गुजर रहे थे। वो समोसे की खुशबू से खिंचे चले आते हैं और कहते हैं, अरे भैया, इतनी अच्छी खुशबू, लाओ भाई लाओ, हमें भी एक एक प्लेट दो। क्यों नहीं भैया? रामू दोनों को एक एक प्लेट देता है। दोनों समोसे खाते हैं और कहते हैं, भैया इतने स्वादिष्ट समोसे, वाह, खा के तो मजा ही आ गया। एक काम करो भाई, 2-2 प्लेट पार्सल करके दे दो, घर पे बीवी बच्चों को भी खिलाएंगे। रामू समोसे उन्हें पार्सल करके देता है। दोनों लक्कड़हारे वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों ये बात गांव के चौपाल पे बैठे हुए सबको बताते हैं। अगले दिन गांव वाले रामू के ढाबे पे जाते हैं। लाओ भैया, हम सबको भी एक एक प्लेट समोसा दो। रामू खुशी खुशी सबको समोसे देता है। सभी गांव वाले खुशी खुशी समोसे खाते हैं और खुश हो जाते हैं। सब लोग रामू के समोसे की खूब तारीफ करते हैं। ये सुनकर रामू खूब खुश हो जाता है। अब रामू के ढाबे पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। लोग बड़े चाव से रामू के समोसे खाते थे। एक दिन, अब हमारे पास पर्याप्त पैसे हैं। अब हम हमारा घर उस जमींदार के कब्जे से छुड़वा सकते हैं। अब हमें हमारे घर रहने चले जाना चाहिए। रीना, ये तुम क्या कह रही हो? इस पेड़ ने हमारे खराब समय में हमें कितना साथ दिया है। धूप में छांव बनकर, बारिश में छत बनकर, और अब बांस का घर, बांस का ढाबा, ये सब इस पेड़ की ही देन है। ये सिर्फ पेड़ नहीं है,
ये तो हमारे लिए भगवान है। अब तुम बताओ, हम इस पेड़ को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? रीना चुप हो जाती है। पेड़ ये सब सुनकर खुश हो जाता है, लेकिन जमींदार को जब ये सारी बात पता चलती है कि रामू ने एक ढाबा बनाया है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है। उसने मन ही मन एक षड्यंत्र रचा। उसने अपने आदमियों को उसके ढाबे को आग लगाने के लिए भेजा। पेड़ को ये सब पता चल गया। उसने जमींदार के आदमियों के कान में एक मंत्र पढ़ा। तुम जमींदार का घर जलाओगे? ठीक ऐसा ही हुआ। उन लोगों ने जमींदार का घर जला दिया। अपना घर जलते देख जमींदार गुस्से से आग बबूला हो गया, पर अब वो कर भी क्या सकता था। उसका सारा घमंड चकनाचूर हो गया। वो माफी मांगने रामू के पास गया। रामू ने उसे माफ कर दिया। पेड़ जी, मुझे पता है कि आपने क्या किया है। आपने जमींदार को मुझसे माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। जमींदार को सबक सिखाना जरूरी था। अपने सर पर से छत चले जाने पर कैसा लगता है ये पता होना जरूरी था। रामू खुश हुआ और वो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ वहीं पेड़ के साथ रहने लगा।